This is Dheeraj Chaturvedi and you are watching me in the official YouTube portal of उमा वैजयंती पब्लिक स्कूल शाहपुर बदलापुर जौनपुर। दोस्तों, इस कोविड-19 के पेंडेमिक में जो कि हम सभी अपने घरों में लॉकडाउन है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें, तो उमा वैजयंती पब्लिक स्कूल का ये इनिशिएटिव है जिसमें हम सभी लोग अपने घर पर रहकर ही प्रॉपरली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस यूट्यूब पोर्टल पर, इस यूट्यूब चैनल पर उमा वैजयंती पब्लिक स्कूल के सभी टीचर्स 1 बाय 1 करके आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। और इसी सीरीज में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। आज के इस क्लास में, आज के इस सेक्शन में हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि 7th, 8th, 9th और 10th सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मैंडेटरी, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन, आज का टॉपिक। आज बच्चों जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे अर्थ के फॉर्मेशन से लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सा स्टेप, कौन कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग लिविंग या नॉन लिविंग वर्ल्ड में किसी भी की बात करें तो सबसे पहली जो सबसे छोटी चीज किसी भी ऑब्जेक्ट को, आर्टिकल को सिंथेसाइज करती है, बनाती है, वो सबसे छोटी चीज है क्या? एटम। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आइदर इन लिविंग वर्ल्ड और इन नॉन लिविंग वर्ल्ड द मोस्ट स्मॉलेस्ट कंपोनेंट इज द एटम। सबसे छोटी चीज क्या होती है? एटम। अभी हम लोग देखेंगे कि वन बाय वन करके कि वो चीजें हैं क्या, बेसिकली एटम होते क्या हैं या उसके बाद की चीजें क्या होती हैं। तो सबसे छोटी चीज जो है वो क्या हो गई? एटम। एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन के बाद जो अगली स्ट्रक्चर बनकर आती है, उस अगली स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो दो कंपोनेंट्स, दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको पता चल गए। द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द एटम एंड द सेकेंड वन इज द मॉलिक्यूल। ये एटम और जो मॉलिक्यूल हैं, दीज बोथ आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये दोनों की दोनों चीजें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होती हैं, यानी कि जो हमारा पूरा नॉन लिविंग वर्ल्ड है वह नॉन लिविंग वर्ल्ड इन्हीं दो कंपोनेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन से बना होता है। या तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एटम से बने होंगे या तो वो मॉलिक्यूल से बने होंगे। यानी एटम और मॉलिक्यूल के अलावा कोई भी ऐसी तीसरी चीज पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है जो कि नॉन लिविंग वर्ल्ड को सिंथेसाइज करती हो। अब जब एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ नॉन लिविंग वर्ल्ड है, उसके भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अगली जो कंटेंट, जो अगली ऑब्जेक्ट्स, जो अगली संरचना आएगी वो क्या हो जाएगी? सेल। मॉलिक्यूल्स जब प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएंगे, अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, जब ये प्रॉपर मैनर में रीअरेंज हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो उनसे मिलकर जो पहली कंपोनेंट, जो पहली स्ट्रक्चर बनती है कॉम्प्लेक्स, उस पहली स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। यानी कि नॉन लिविंग वर्ल्ड में हमने स्टार्ट किया एटम से, एटम्स के मिलने से अगली स्ट्रक्चर बन गई मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल खुद को अरेंज कर लेते हैं और वो लिविंग कंपोनेंट्स का, लिविंग वर्ल्ड की सिंथेसिस शुरू करते हैं, तो सबसे पहली स्ट्रक्चर जो उनके द्वारा बनाई जाती है वो स्ट्रक्चर क्या होती है? सेल। अब इसके बाद सेल के भी आगे बढ़े तो जैसे जिस तरीके से बहुत सारे एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बना लिया, कई सारे मॉलिक्यूल्स ने खुद को अरेंज करके स्पेसिफिक वे में सेल्स को फॉर्म कर लिया, तो ठीक उसी तरीके से जब बहुत सारी सेल भी अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ लेती हैं, अरेंज कर लेती हैं, तो उनसे जो अगली स्ट्रक्चर बनती है, उस अगली स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जान गए। एटम, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद सेल, और सेल्स के बाद क्या आ गई? टिश्यू। अब ये जो टिश्यू नाम की स्ट्रक्चर जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, जब ये भी खुद को अरेंज कर लेती हैं, ये ग्रुप में आ जाती हैं, तो टिश्यूज से मिलकर अगली जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम। अब ये जो टिश्यू सिस्टम हो गया, ये एक अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब ये जो टिश्यू सिस्टम नाम की स्ट्रक्चर है, ये भी अपने आप को ये अरेंज करेगी, ये भी कंबाइन होंगे और उनके कॉम्बिनेशन से जो अगली स्ट्रक्चर बनकर आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गन। अब ऑर्गन के बाद ये जो ऑर्गन नाम की स्ट्रक्चर है, ये भी आगे बढ़ेगी और
कई सारे ऑर्गन्स जब मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे तो वो मिलकर एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। ऑर्गन सिस्टम्स भी जब कई सारे आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से जो अगली संरचना बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया बेसिक सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीव संसार में या किसी भी हमारे पूरे यूनिवर्स पर एटम और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों क्या हो गई आपकी नॉन लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन कर रही हैं। फिर सेल, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सब के सब किसका, लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि सजीवों के संसार का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको भी हम और आगे लेकर जाएं तो बहुत सारे ऑर्गन्स जिनमें सिमिलरिटी हो, जो स्ट्रक्चरली एक जैसे दिखाई देते हों, वो जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो नई स्ट्रक्चर, नई कंपोजिशन निकल कर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं पॉपुलेशन क्या है। फिर पॉपुलेशंस भी कई सारी जब आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से क्या बन जाती है, कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी है कई सारी, जब ये भी आपस में मिल जाती हैं तो उनके मिलने से जो अगली स्ट्रक्चर निकलकर सामने आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और कई सारे इकोसिस्टम्स जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं, इनके मिलने से भी जो और अगली स्ट्रक्चर बनकर आती है लार्जेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो दिस इज द ऑल अबाउट एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सब की सब इसी में इंक्लूड है, यानी कि इसके बाहर कुछ भी नहीं। ये चाहे आपका एयर, वाटर या ह्यूमन बीइंग या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड दीज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। ये इन्हीं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के बीच में सारी चीजें हमारी आती हैं। अब एक एक करके इन सारी चीजों को भी देख लीजिए आप। सबसे पहली चीज नॉन लिविंग वर्ल्ड में जो थी वो क्या थी, एटम। एटम क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक तो नहीं रह सकता, बट सो द कैरेक्टर, ऑल द कैरेक्टर ऑफ दैट आर्टिकल और ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु की वह सबसे छोटी से छोटी यूनिट या इकाई जो कि स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रह सकती, यानी कि कोई भी एटम नेचुरली, नॉर्मली, इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रह सकता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो सबसे छोटी से छोटी यूनिट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्रता पूर्वक तो नहीं रह सकती, लेकिन जिस भी ऑब्जेक्ट का वो एटम होगा वह उस ऑब्जेक्ट के सारे कैरेक्टर्स को, सारे केमिकल और फिजिकल कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ऐसी सबसे छोटी यूनिट जो होगी, उस सबसे छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, एटम। हालांकि कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां पे एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं और उन एटम्स को हम लोग नोबल गैसेस या इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपका हो गया हीलियम, नियान, आर्गन। तो ये सारे के सारे जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं उनका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनके अलावा बाकी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनके एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि कभी भी एक एटम नहीं पाया जाएगा। हमेशा एटम दो या दो से ज्यादा के ग्रुप में रहेगा और वो पूरे नॉन लिविंग वर्ल्ड की सबसे छोटी यूनिट हो गई। अब जब कि हम ये जान गए कि एटम सबसे छोटा है, सारे कैरेक्टर को शो कर रहा है, लेकिन ये अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, यानी कि अब बात यहाँ पे आ जाएगी कि ये एग्जिस्ट कैसे करता है। तो अब ये एग्जिस्ट कैसे करता है, इसका आंसर कैसे हमको मिलेगा कि जो एटम्स होते हैं, जो एक जैसे कैरेक्टर्स को शो करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, ये हमेशा दो या दो से ज्यादा के ग्रुप्स बना लेते हैं और उनका जो ग्रुप बना होता है उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, द ग्रुप ऑफ एटम्स विच शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट।
वो दो या दो से अधिक एटम्स का वो ग्रुप जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है और साथ ही साथ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये क्या करता है, स्वतंत्रता पूर्वक रह भी पाएगा। यानी कि एटम से एक एडवांस कैरेक्टर इसका ज्यादा है। एटम सबसे छोटा था, कैरेक्टर्स को शो करता था, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल में क्या क्वालिटी आ गई कि मॉलिक्यूल भी सबसे छोटा है, लेकिन ये दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर रहा है, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक रह पा रहा है। जैसे हाइड्रोजन कभी इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता, लेकिन ये क्या करता है, H2 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल एटम और ऑक्सीजन का एक एटम जब आपस में जुड़ जाता है तो एक नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है H2O, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। यानी कि इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे आप अगर हम लोग बात करें जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की C6H12O6, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन का 6 एटम, इसके अलावा हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स जब एक दूसरे के साथ प्रॉपर मैनर में जुड़ गए, आपस में एग्रीगेट हो गए, तो उनके जुड़ने से ये नई स्ट्रक्चर बन के आ गई। वो क्या हो गई, मॉलिक्यूल। और ये दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का एक अणु है। तो दो स्ट्रक्चर्स हो गई, ये दोनों की दोनों क्या है, नॉन लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड है। अब ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल जब खुद को रीअरेंज कर लेता है तो वो लिविंग वर्ल्ड में एंटर करता है, और लिविंग वर्ल्ड में जो पहली स्ट्रक्चर उसके द्वारा बनाई जाती है, उस पहली स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। सेल की डिफिनीशन आपको पता होगी। सेल क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवन की जो स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक एंड फंक्शनल और जो क्रियात्मक इकाई होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल यानी कि कोशिका। दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर और द यूनिट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सजीव संसार की पहली और सबसे जो छोटी संरचना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। इसकी डेफिनेशन आप समझ गए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही क्या बोल दिया हम लोगों ने, कोशिका। अब इनका मतलब हम समझेंगे कि क्यों कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो देखिए, पहली चीज कि ऑल द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी पूरे सजीव संसार में जीवधारी हैं, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल। जितने भी सजीव हैं, चाहे वो एक सेल से मिलकर बना हुआ अमीबा हो, या आपकी हमारी बॉडी हो, या पूरे यूनिवर्स में पाई जाने वाली सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर वेल हो, या अर्थ पर पाया जाने वाला लार्जेस्ट क्रिएचर एलिफेंट हो, या सारे के सारे प्लांट्स हों, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन सभी को हम सजीव बोलते हैं। एंड देयर बॉडी इज बेसिकली मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल, यानी कि सबका शरीर एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है। दैट्स व्हाई वी कॉल सेल एज द स्ट्रक्चरल यूनिट। एंड द सेकेंड टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड हियर इज द फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि all the functions performed by any living organism is basically the function of the functions performed by their cell। किसी भी सजीव जीवधारी के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं वास्तव में उसके शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं के द्वारा की गई क्रियाओं का ही जोड़ होती हैं, योग होती हैं। इसी नाते सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वी आर ब्रीथिंग, हम सांस लेते हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखो होता क्या होता कि सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं। सांस के दौरान हमारी जो हम ऑक्सीजन या गैसियस मिक्सचर वो नेजल कैविटी, नोज नेजल कैविटी, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स तक लेके जाते हैं। अब क्या फेफड़ों तक जाने के बाद ऑक्सीजन का रोल खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। अब ये जो ऑक्सीजन हमारी फेफड़ों में पहुंची, ये अल्टीमेटली वहां से ट्रांसपोर्ट होके पहुंच जाएगी कहां पर, ब्लड में।
ब्लड में पहुंची, काम खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। अब ब्लड उसको हीमोग्लोबिन की मदद से लेकर जाएगा अल्टीमेटली सेल के पास। यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑक्सीजन इनसाइड द सेल। ऑक्सीजन का मुख्य काम कहाँ पे है? सेल में है। हमने बोला हमने खाना खाया, हम खाना खाते हैं, मुंह एक निवाला लिया, एक गोलस लिया, मुंह में गए, उसको लिया, दांतों की मदद से उसको पीसा, चबाया, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकाला, भोजन के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया, हमने उसको निगल लिया, गले, उसके बाद फिर आइसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंच गया? वो स्टमक में, स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहां पे डाइजेस्ट हो गया। क्या खाना जो हमने खाया, जो फूड हमने लिया, क्या उसका फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। यहां पर जब फूड पहुंचा तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। अब वहां से वो फूड अल्टीमेटली फिर से कहां पहुंच जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में पहुंच के काम खत्म नहीं हुआ, ब्लड उस फूड को लेकर चली जाएगी सेल में। सेल के अंदर ऑलरेडी पहले से ही ऑक्सीजन थी, अब ये फूड भी आके उसके साथ मिल गया, फूड और ऑक्सीजन मिल गया और हमको क्या मिल गई? एनर्जी। यानी कि हमने खाना खाया बट बेसिकली फूड खाया किसने? सेल ने। हमने सांस लिया बट बेसिकली सांस किसके द्वारा लिया गया? सेल के द्वारा। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं दे आर बेसिकली द सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म बाय द सेल। वो सेल के द्वारा परफॉर्म किए गए फंक्शन का ही सम अप होते हैं, जोड़ होते हैं। इस नाते हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि व्हाई सेल इज कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक लाइन में मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूं कि ऑल द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स either they are unicellular or multicellular made up of cell and all the activities or functions performed by living organism are basically the sum of the functions or the activities performed by the cell। तो अगली स्ट्रक्चर जो लिविंग वर्ल्ड की थी, सबसे पहली स्ट्रक्चर वो क्या हो गई आपकी? सेल। अब ये जो सेल नाम की स्ट्रक्चर है ये किसी में एक है, किसी में मल्टीपल है। तो ये सेल्स जो होती हैं जब ये भी क्या करती हैं? खुद को प्रॉपर वे में अरेंज कर लेती हैं, तो उनके अरेंजमेंट से, सेल के अरेंजमेंट से जो अगली स्ट्रक्चर निकल कर आती है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टिश्यू, या उसे क्या बोला जाता है? ऊतक। अब टिश्यू की डिफिनीशन क्या होती है? टिश्यू की डिफिनीशन होती है, एक सेकेंड, टिश्यू की डिफिनीशन होती है ग्रुप ऑफ सिमिलर और dissimilar cells having common function and origin। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग वर्ल्ड में पाई जाने वाली एक जैसी यानी कि समान या असमान प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह जो एक ही सेल के डिवीजन से अल्टीमेटली बना हुआ हो, वो पूरा ग्रुप, और वो ग्रुप मिलकर अगर एक ही काम कर रहा हो तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो सेल्स जब प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएंगी, एक सेल डिवीजन करके एक क्लस्टर, एक मास बना लेगी और उस मास की जितनी भी सेल है मिलकर एक साथ काम करने लगेंगी, तो हमारा अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा और उस अगले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू, या उसे क्या बोला जाएगा? ऊतक। प्लांट में टिश्यूज डिफरेंट होते हैं और एनिमल्स में अलग। इसको हम लोग एक प्रॉपर चैप्टर में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। अब ये जो टिश्यू नाम की स्ट्रक्चर है ये भी यहीं तक पहुंचने के बाद अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रुका। अब ये जो टिश्यू नाम की स्ट्रक्चर है ये भी जब प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, एक साथ काम करने लगेंगी कई सारे टिश्यूज, तो उनसे मिलकर एक नई स्ट्रक्चर बनकर सामने आएगी और उस नई स्ट्रक्चर को, नए ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू सिस्टम, या इसे बोला जाएगा ऊतक तंत्र। अब ये ऊतक तंत्र नाम की जो संरचना है ये भी जब प्रॉपर वे में अरेंज होगी, ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स व्हेन कंबाइंड प्रॉपरली एंड स्टार्ट डूइंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, जब ये विशेष काम करने लगेंगे तो एक सुंदर सी, एक अच्छी सी संरचना हमारे सामने, हमारे शरीर में बना देंगी और उस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गन, या इसे क्या बोला जाएगा? अंग। जैसे हमारा हार्ट इज ऑर्गन, हमारे लंग्स ऑर्गन है, हमारी स्किन, हमारा नोज, हमारी आईज, ये सब के सब क्या है? ऑर्गन है। और ये कैसे मिलकर बने हुए हैं? टिश्यू सिस्टम से। टिश्यू सिस्टम कैसे बना हुआ है? टिश्यू से। टिश्यूज को किसने बनाया है? सेल्स ने। सेल्स को किसने बनाया? मॉलिक्यूल्स ने। और मॉलिक्यूल को किसने बनाया है? एटम।
अब ये जो ऑर्गन्स हैं इससे भी आगे हम बढ़ेंगे तो जो हायर इंडिविजुअल्स हैं उनमें सिर्फ ऑर्गन ही नहीं पाया जाता, बल्कि उनके शरीर में कुछ कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जब वो ऑर्गन्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उनसे एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनकर सामने आ जाती है, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, या इसे क्या बोला जाता है, अंग तंत्र। तो ये ऑर्गन सिस्टम से मिलकर अगली स्ट्रक्चर क्या बन गई, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। और कई सारे इंडिविजुअल्स में जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने से एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवधारी। तो ये हमारा लिविंग वर्ल्ड का कंपोजिशन है, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। इसके आगे की वीडियोस, इसके आगे के सेक्शंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।